हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 154 शादी की बात। इस वक्त माया और चित्रा अद्विका को आंखें फाड़ कर देख रही थी। अद्विका की खूबसूरती उन दोनों से भी एक लेवल ज्यादा लग रही थी। पर उससे भी ज्यादा हैरानी करने वाली बात अद्विका के माथे पर बना हुआ निशान था। ये निशान किसी शंख की तरह दिख रहा था। इस निशान को देख माया और चित्रा एक साथ बोल पड़ी, महामहिम चंडी। ये सुनकर शौर्य और अद्विका उन दोनों को सवालिया नजरों से देखने लगे। इस बात को समझते हुए माया शौर्य से बोलती है, ये इस निशान की वजह से है। चंडी साधना सिर्फ मां पार्वती ने की थी, जिस वजह से उन्हें महामहिम चंडी कहा जाता था। इसी वजह से उन्हें कालिका माता भी कहा जाता है। ये निशान चंडी साधना के पहले पड़ाव को पार करने वाले साधक को मिलता है, और इस साधना को सिर्फ कुछ ही लोग कर पाए हैं, और उनमें से कोई भी इस साधना को करते हुए साफ नहीं हो पाया। ये पहली लड़की है जिसने इसे पुनर्तः जागृत कर दिया है। ये सब नियत का खेल है। स्वामी, लगता है आपको आपकी असली अर्धांगिनी मिल चुकी है। जब माया ने इसे एक्सप्लेन किया सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी शौर्य बोला, मैंने इसे इशिका को भी सिखाया है, अब क्या करे। ये सुनकर माया मुस्कुराई और बोली, ये साधना सामान्य साधना तकनीक की तरह भी काम करती है। तुम इस बात की चिंता मत करो। इशिका को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस उसकी साधना की स्पीड थोड़ी अद्विका से कम होगी। इसे सुनकर शौर्य ने चैन की सांस ली। तभी अद्विका ने शौर्य को कोहनी मारी और बोली, ये दोनों लड़कियां कौन है और मैं यहाँ बाकी भी लड़कियों को क्यों देख पा रही हूँ? मुझे सच सच बताओ। अद्विका की ये बात सुनकर शौर्य मन ही मन खुश हुआ। वह देख सकता था कि उसकी आवाज में गुस्सा छुपा हुआ था। पर बिना उसे ज्यादा परेशान किए उसने उसे उस रात की घटना बताई जो हरियाणा में आतंकवादी बेस कैंप पर हुई थी। उसके बाद शौर्य ने बाकी सारी चीजों के बारे में बताया। साथ ही उसने माया और चित्रांगदा की असली पहचान भी उसे बता दी। कुछ देर तक शौर्य की बात सुनने के बाद अद्विका का गुस्सा गायब हो चुका था और अब वह ब्लश कर रही थी। शौर्य धीरे से उसके पास गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पास खींच लिया। वह आगे कुछ करता उससे पहले माया उससे बोली, स्वामी, हम अब यहाँ से निकलते हैं। हमें और भी बातें देखनी है। शौर्य को माया के आवाज में थोड़ा हल्का रूखापन महसूस हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था, मानो माया शौर्य से नाराज हो गई हो। पर इस वक्त अद्विका के होते शौर्य इस वक्त माया के पीछे नहीं जा सकता था। शौर्य ने माया और चित्रा के वहां से जाते ही अद्विका को और ज्यादा अपने पास खींच लिया। उसके ऐसा करते ही अद्विका एकदम से उसकी बाहों में सिमट गई थी। शौर्य ने धीरे से उसके लाल रस भरी ओंठों पर पाने ओंठ रख दिए और उसे एक जोरदार किस कर दिया। अद्विका शौर्य के इसी डोमिनेटिंग अंदाज से सबसे अधिक इम्प्रेस हो गई थी। उसे हमेशा ऐसा लड़का पसंद था जो उसे हर सके और अपनी बात उससे मनवा सके। शौर्य में ये दोनों बातें थी, इसीलिए उसने आखिर शौर्य की शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। शौर्य ने अपने हाथ में वही रेड जेड की अंगूठी निकाली और अद्विका के हाथ में पहना दी। अद्विका उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने कसकर शौर्य को गले लगाया और फिर वहां से दौड़कर चली गई। शौर्य भी उसके जाती हुई आकृति को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्द से जल्द अद्विका से शादी करना चाहता था ताकि वह उसके साथ समरलोक के सफर पर निकल जाए। शौर्य थोड़ी देर बाद वहां से महल में वापस पहुंच गया। उसने अपने परिवार के लोगों को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो बड़े दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। ये सुनकर बड़े दादाजी थोड़ा सोचकर बोले, शौर्य क्या हुआ? बोलो, ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? ये सुनकर तभी वही बैठा अधीर बोला, हरकतें तो ऐसी कर रहे हो जैसे शादी की बात करने आए हो। ये सुनकर शौर्य ने अधीर को देखा और फिर उसको कसकर गले लगाया और बोला, बड़े भैया, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अब जब आप मेरे साथ हो तो ये बात अब आप ही बता दो। मुझे मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। ये सुनकर अब अधीर सबकी ओर ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो, हमेशा मैं ही क्यों इनकी चालाकियों में फंस जाता हूँ। अधीर ने एक गहरी सांस ली और शौर्य को देखते हुए बोला, कौन सी लड़की तुमने चुनी है ये भी बता दो ताकि मैं बात कर सकूं। ये सुनकर शौर्य ने उसके कान में धीरे से अद्विका का नाम बता दिया। शौर्य की बात समझकर अधीर ने फिर एक गहरी सांस ली और सभी की ओर देखते हुए अपनी कॉलर ठीक करते हुए बोला,
अग्निहोत्री परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मैं अधीर अग्निहोत्री सभी को इस आलीशान महल के अंदर खड़े होकर। तभी पीछे से आदित्य ने खिसक के कहा, भाई जल्दी बोलो, कल हमें पनवेल जाना है। ये सुनकर अधीर जो बोलना चाहता था वह बात वो भूल गया। तभी शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। अधीर ने फिर एक बार गहरी सांस ली और बोला, तो मैं ये कहना चाहता था कि जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बीच में न टोके वरना मैं भूल जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारा सबसे छोटा भाई शादी करना चाहता है और इस बात पर दुल्हन ने भी हाँ कर दी है। तो उसका कहना है कि हमारा परिवार आगे बढ़कर उस लड़की के घर जाकर ऑफिशियली हम उस लड़की का हाथ उसके परिवार से मांगे। ये सुनकर बड़े दादाजी बोले, अरे पट्टे के उल्लू, तू उस लड़की का नाम बताना भूल गया है, जरा उसका नाम भी बता दे। मेरे अकल के दुश्मन, इतना बिल्टअप देके फिर तेरा क्या फायदा है। ये सुनकर अधीर शर्माते हुए अपना सिर खुजाने लगा और बोला, वो उस लड़की का नाम अद्विका है, हमारे शौर्य की दोस्त। दादाजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर अपने बड़े बेटे और बहू को देखकर बोले, जैसे ही हम वापस लौटेंगे हम तुरंत अद्विका के परिवार से मिलने के लिए चलेंगे। तुम सारी तैयारियां कर लेना। बड़ी चाची और बड़े चाचा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। दादाजी फिर आगे बोले, मैं और जामवाल भाई आज थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं, हमारे साथ वरुण और अरुण आएंगे। ये सुनकर सभी उन दोनों बुड्ढों को देखने लगे। तभी दादाजी ने 2 फल निकाले और नदी की ओर चले गए। दरअसल बात ये थी कि बड़े दादाजी ने उनके जवान दिखने का राज जामवाल दादाजी को बता दी थी और अब वे दोनों वही करने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। शौर्य ये बात समझ चुका था, इसीलिए वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, दादाजी अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े लेकर जाना मत भूलना, वरना आपका पोपट हो सकता है। ये सुनकर जामवाल दादाजी लगभग गिरते गिरते बच गए और बोले, तुम्हें बुजुर्गों की कोई चिंता नहीं है, थोड़ा तो मेरी उम्र का लिहाज करो लड़के। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। ऐसे ही हंसी मजाक में सभी लोग बातें करते हुए यहाँ वहां घूम रहे थे। दोपहर को शौर्य सभी को पास में बने खेत में लेकर गया। यहाँ हर तरह की धान, ज्वार और बाजरा उगी हुई थी, साथ ही वहां सभी ने अलग अलग फल और सब्जियां भी उगाई थी। सभी औरतें सब्जियों के खेत में टिड्डों के झुंड की तरह टूट पड़ी। फटाफट उन्होंने पकी हुए सब्जियां और बाकी के फल तोड़ना शुरू किया। अंत में सभी अपने चुनरियों के गट्ठर बनाकर उस सामान को भरकर उन्होंने खेत के बाहर रख दिया। वहां खड़ी डायमेंशन में रहने वाली लड़कियों हैरानी से देखने लगी। फिर उन्होंने उन गट्ठरों को ऐसे उठाया जैसे कोई गेंद हो और तुरंत अपनी जगह से गायब हो गई। सभी औरतें हैरान होकर शौर्य को गुस्से से देखने लगी। ये देखकर शौर्य ने उन्हें कहा, ये सारी लड़कियां साधक है और आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। उनकी ताकत को देखकर आपको ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी साधना करना चाहते हैं तो फिर आपको भी साधना करनी होगी। ये सुनकर औरतों की आंखें चमक उठी और विराज की मां अपनी चूड़ियां सरकते हुए बोली, मुझे भी ऐसी ताकत चाहिए। मैं तुम्हारे चाचा को कभी हरा नहीं पाती, अगर मुझे इतनी ताकत मिल जाए तो मैं तुम्हारे चाचा को उंगली पर नचाऊंगी। ये सुनकर विराज के पापा तुरंत शौर्य के पीछे आए और बोले, देखो शौर्य, अगर तुमने इसे कुछ सिखा तो मुझे भी ये सीखना पड़ेगा, वरना अब तक सिर्फ वह हाथ से पीट रही थी, अब कहीं सिर्फ अपनी उंगली से ना पीट दे। ये सुनकर सभी हंसने लगे। सभी लोग विराज के पिता की टांग खींच रहे थे। तभी दूसरे नंबर की चाची जो कभी कभार बात करती थी वह धीरे से बोली, शौर्य मुझे भी ये साधना सीखनी है। अगर मैं ये सीख जाती हूँ तो मैं भी अपने काम अच्छे से कर पाऊंगी और तुम्हारे चाचा को थोड़ी अकल सिखा सकूं। ये सुनकर दूसरे नंबर के चाचा भी उसे आंखें फाड़कर देखने लगे थे। उन्होंने तुरंत कहा, बीवी मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, पर मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मोनिका सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, हमारे बीच बाकी कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साधना के खिलाफ नहीं हूँ, पर तुम उसका गलत इस्तेमाल करके मुझ जैसे कमजोर पर उसका उपयोग नहीं कर सकती। ये सुनकर शौर्य ने फिर एक बार अपनी चाची को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, चाची आप ज्यादा सोच रही है, बेचारे चाचा को देखो वे पहले ही डर गए हैं। मेरी भी सेक्रेटरी है लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। आप तो कशिश और सिमरन को भी जानती है, क्या आपको लगता है कि हम काम के अलावा कोई बात करते होंगे? शौर्य की इस बात पर चाची ने सिर हाँ में हिलाया और फिर एक बार बोली, मैं मानती हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हारे चाचा की हरकतें बड़ी अजीब है, वो हर औरत को घूर कर देखते हैं, इसीलिए मैं साधना करना सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, अरे चाची ये तो हर मर्द करता है, कभी कभी मैं भी यहाँ वहां देख लेता हूँ, ये नेचुरल होता है, पर हम हमारी घरवाली को ही सब कुछ मानते हैं।
फिर भी मैं आपको और बाकी औरतों को साधना सिखा सकता हूँ। आप सभी की साधना तकनीक इन लड़कियों की तरह ही होगी, वो अद्विका की तरह स्पेशल नहीं होगी। ये सुनकर सभी औरतें हैरान और खुश हो गई। सभी ने साधना के लिए तैयारी दिखा दी। तभी सारे मौजूद आदमी शौर्य को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मर्दों के लिए मैं आपको एक साधना तकनीक और युद्धकला तकनीक सिखा दूंगा, उसके बाद अपनी साधना का स्तर बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और सभी के मस्तिष्क में साधना तकनीक और युद्धकला की जानकारी ट्रांसफर कर दी। सभी लोगों को जब साधना तकनीक मिली तो सारे आदमी वहां से भाग खड़े हो गए और दूर जाकर नदी के किनारे को पकड़कर साधना करने के लिए बैठ गए। इधर माया ने भी सभी औरतों को कॉमन साधना और युद्धकला तकनीक ट्रांसफर कर दी। सभी औरतें भी वहां से साधना करने चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद शौर्य आसमान की ओर देखकर बोला, अगर ये लोग साधना करने चले गए तो मेरी शादी की बात करने कौन जाएगा। उसकी बात सुनकर पीछे खड़ी अद्विका ने उसे पीछे से जोरदार लात जड़ दी। शौर्य को थोड़ा दर्द महसूस हुआ पर कुछ नहीं बोला। शौर्य को ऐसे चुप देखकर माया और चित्रा भी हंसने लगी। शौर्य कहना तो बहुत कुछ चाहता था पर उसने कुछ कहा नहीं। शाम के समय आज सारा महल शांत था क्योंकि सारे लोग साधना में अपनी अपनी किस्मत आजमाने चले गए थे। फिर शौर्य ने कुछ सोचा और अद्विका से बोला, आदू डार्लिंग, कैसा हो अगर मैं खुद तुम्हारे पेरेंट्स से शादी की बात करने अकेला ही चला आऊं? एक बार तुम्हारे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे तो परिवार वालों को मैं लेकर फाइनल बात करने चला आऊंगा। ये सुनकर अद्विका ने भी कुछ देर इस बात पर सोचा और बोली, वैसे तुम बात तो सही कर रहे हो। ठीक है, फिर हम दोनों पहले मेरे मम्मी पापा के पास जाएंगे। वैसे भी वे दोनों मेरी शादी करने के लिए कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। उन दोनों ने एक अजीब से लड़के को शादी के लिए चुना है। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, वो अगर प्रधानमंत्री भी हो तो भी मैं तुम्हें उसके साथ शादी करने नहीं दे सकता। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ब्रह्मचारी है। दोनों इस बार पर हंस दिए और उस जगह से गायब हो गए। इधर बाहर अद्विका की सौतेली मम्मी रीना परमार और उसके पिता नागेंद्र परमार दोनों टेंशन में घर के अंदर बैठे थे। तभी तनतनाते हुए रीना ने अपने पति से कहा, तुम्हें अपनी बेटी पर ध्यान रखने नहीं आता? कैसे बाप हो तुम? एक छोटी बच्ची तुमसे संभाली नहीं जाती। ये लड़की भी उसके मारी हुई माँ की तरह ही है, निहायती आवारा। वो तो मैं हूं, इसीलिए उसे इतनी मेहनत से मैंने पाला है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी विदिशा के बॉस से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए। आरव सिंह राजपूत कोई आम आदमी नहीं है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तुम्हारी बेटी की इस शादी से किस्मत खुल जाएगी और विदिशा की भी तरक्की हो जाएगी। ये सुनकर नागेंद्र कुछ सोचते हुए बोले, तुम्हारा वह दुख कोई दूध का धुला नहीं है, उसके जैसा अयाश और शराबी कोई नहीं। वो तो उस राजपूत फैमिली की वजह से उसे अब तक पुलिस ने अंदर नहीं किया। मुझे पता है तुम अपनी बेटी के रास्ते क्लियर करने के लिए अद्विका को उसके गले में बंधना चाहती हो। ये सुनकर रीना गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं ही बुरी लगूंगी ना। तुम्हारी बेटी हमेशा अपने दादा के साथ रहती है मगर अब वो हमारे घर में रहती है, इसका मतलब अब हम जो कहें उसे मानना ही पड़ेगा। होंगी वह कोई आर्मी ऑफिसर पर है तो एक लड़की ही ना। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हारी बेटी आज आरव को हाँ करेगी नहीं तो हम सब उसके साथ रिश्ता तोड़ देंगे। ये सुनकर नागेंद्र एक गहरी सोच में डूब गया। तभी उन्हें दरवाजे से विदिशा आते हुए दिखाई दी। ये विदिशा अद्विका की सौतेली बहन और आरव के कंपनी की मैनेजर थी। ये अपने बॉस आरव को खुश करने के लिए उसने जानबूझकर अद्विका की तस्वीर जानबूझकर आरव को दिखाई थी ताकि आरव अद्विका के पीछे पड़ जाए और वह इस प्लान में कामयाब हो चुकी थी। क्या होगा जब शौर्य अद्विका का हाथ मांगने अकेला परमार हाउस आ जाएगा? क्या आरव राजपूत शौर्य को रोक पाएगा? क्या शौर्य उसे सबक सिखा देगा? क्या परमार फैमिली शौर्य को अपना दामाद बनाएगी?